मैं आप सबका स्वागत करता हूं टीवी के इस वर्कशॉप क्विक रिवाइज मैथ्स में। आइए, जबकि एग्जाम सामने शुरू होने जा रही है, हम देखते हैं कि मैथ्स के टॉपिक्स को किस तरीके से क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशॉप को सीधे अलजेब्रा के साथ। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, जो खास एग्जाम के 2 दिन या 1 दिन पहले किस तरीके से अलजेब्रा और ज्योमेट्री यानी कि मैथ्स पेपर के लिए रिवीजन की जाए, इसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो अक्सर किस तरीके से बच्चे रिवीजन करते हैं? नॉर्मली इस रिवीजन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो नॉर्मल हम बच्चे करते हैं, टॉपिक वाइज, यानी कि एक टॉपिक के साथ स्टार्ट किया, उस टॉपिक को हम रिवीजन खत्म करते हैं और फिर वापस नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द रिवीजन फॉर टॉपिक वाइज। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो है क्वेश्चन पेपर वाइज, यानी कि हम सीधे क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं, क्वेश्चन पेपर से एक टॉपिक या क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को देख के हम इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि वो किस टॉपिक से आया है, वो किस टॉपिक के किस सेट से आया है और उसको किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर वो मेथड हमको नहीं आ रही है तब हम उस टॉपिक के अंदर हमारे नोट्स में अंदर जाएंगे, उसको चेक करेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। यानी कि जहां पे हमको लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो है, तो उस क्वेश्चन को फिर हम रिवाइज करेंगे और फिर से उसको करके देखेंगे। ओके, सो दिस इज वन अप्रोच जिसको लेके हम लोग ये जॉब करने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन पेपर वाइज अप्रोच। तो हमने डिसाइड किया है हम कि क्वेश्चन पेपर वाइज रिवीजन करेंगे। इस मेथड को चूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है, जो प्रॉब्लम आता है टॉपिक वाइज रिवीजन करने में। फर्स्ट कीजिए, हमारे अलजेब्रा में 6 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका जो है वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट कीजिए, आपने उसको पूरा पढ़ लिया, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। इसके बाद आप दूसरे टॉपिक को सॉल्व करने जाते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन होता ये है कि जब पेपर या एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, तब वहां पे इस तरीके से हमको नहीं पूछा जाएगा कि ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से दिया है, या फिर ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट टॉपिक में से दिया है, या सेट नंबर 3.2 में से दिया है। वहां पे हमको अपने आप से ये ध्यान में लाना है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से आया होगा। तो अगर हम रिवीजन टॉपिक वाइज करेंगे और पेपर जब देने जाएंगे, तो जो पेपर हमको देना है ये टॉपिक वाइज आने वाला नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर। तो क्यों ना हमारी जो रिवीजन है उसी को करते वक्त हम क्वेश्चन पेपर वाइज रिवीजन करें, यानी कि टॉपिक कोई भी हो, क्वेश्चन कहीं से भी आए, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने आता है या नहीं। अगर नहीं आता है, देन आई विल गो बैक टू माय नोट्स एंड चेक हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस वे यू विल डू योर रिवीजन वेरी क्विकली, वेरी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव। जो मेथड हमने डिसाइड की है कि हम क्वेश्चन पेपर वाइज रिवीजन करेंगे, यानी कि देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करने आपके सामने आता है उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे हमारे नोट्स के थ्रू कि वो किस टॉपिक से आया होगा, वो कौन से सेट में से आया होगा, यानी कि उसको सॉल्व करने की मेथड आखिर क्या है। इसके लिए कुछ प्रिपरेशन आपका लगेगा, यानी कि जो आपने आज तक किया होगा पूरे साल में, मैथ्स की जो स्टडीज की होगी, उससे प्रिपरेशन से, उसकी मदद से आप ये वाली रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी जितनी भी नोट्स है जो आपने अपने हाथ से लिखी है, जिसमें आपने सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी आपने किसी न किसी जगह, या तो ट्यूशन क्लास में, या तो आपके स्कूल में, या अपने घर पे बैठते जब वो होमवर्क कर रहे थे, तो कभी ना कभी आपके अलजेब्रा के हर एक क्वेश्चन को आपने कम से कम एक बार तो सॉल्व किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को रेफर करके ही रिवीजन करें। इसका रीजन, क्योंकि अगर आप डाइजेस्ट या दूसरे किसी नोट्स को लेके रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम जो आता है वो है कि आप के जो पेपर्स जो लिख के आपको नोट्स सबके दिए हुए हैं, उसके अंदर कुछ स्टेप्स उन्होंने नहीं दिए हुए। दिस इज फॉर द रीजन ऑफ सेविंग पेपर्स। प्रिंटिंग में पेपर्स बचाने के लिए वो लोग एक क्वेश्चन को आपको पूरा सारे स्टेप्स देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिए होंगे। और रिवीजन करते वक्त अगर वो एक स्टेप आपको पता नहीं चल रही कि कैसे आई है, तो आप अगले स्टेप पे जाने के लिए अटक जाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप
अपने खुद की नोट से ही रिवीजन करें। अगर किसी वजह से आपके पास किसी टॉपिक का रिवीजन नोट्स नहीं है या अपनी खुद की नोट्स अपने खुद के सॉल्व किए हुए क्वेश्चन नहीं है, तो फिलहाल उस टॉपिक को आप लास्ट में रिवाइज कीजिए। सबसे पहले उन टॉपिक्स को लीजिए जिसके साथ आप रेडी हैं। दूसरी बात, आपको सारे नोट्स ऑर्डर में रखने हैं, यानी कि जिस ऑर्डर में आपने पढ़ाई की है, समझिए आपके क्लास में स्कूल में थर्ड टॉपिक सबसे पहला सिखाया गया, तो आपको थर्ड टॉपिक सबसे ऊपर रख के फिर फर्स्ट फिर सेकंड इस तरीके से उसको ऑर्डर में लगाना, या जिस भी तरीके से आपने स्टडी की है उसको उस ऑर्डर में रखिए। सारे नोट्स ऑर्डर में रहेंगे तो उसको रिवाइज करने के लिए हमें आसानी होगी, क्योंकि 2 दिन या 3 दिन का जो समय आपको एग्जाम से पहले मिलेगा, इसमें आपको कम से कम 3 बार उन नोट्स को रिवाइज करना है, यानी कि एक बार रिवाइज करके फिर री रिवाइज करना है। रिविजन करने का जो तरीका है उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके जितने क्वेश्चंस लिखे हुए अपने हाथ से, वो सारे क्वेश्चंस को स्टेप वाइज हर एक क्वेश्चन के थ्रू आप जाइए और देखिए कौन सी स्टेप में आपको क्या समझ में नहीं आता है, और उसको अपने टीचर से या अपने गाइड से या अपने फ्रेंड से पूछ कर वहीं के वहीं उसको हल करिए। ये है प्रिपरेशन आपके रिविजन करने के लिए। तो आपका जितना भी समय आपके पास है, तो उसमें से सबसे पहला पार्ट जो आप रिविजन में डालेंगे वो है प्रिपरेशन करने में, यानी कि अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरा, उस नोट्स को ऑर्डर में रखेंगे। फाइंड आउट कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स अगले पार्ट में जो क्विक रिवाइज सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं T3 एकेडमी की तरफ से, उसका अगला पार्ट जो है दिस इज अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है अलजेब्रा के बुक में, और इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे क्विकली कि इस टॉपिक को कैसे रिवाइज करना है, कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इस टॉपिक में 4 एक्सरसाइजेस हैं, 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। 3.4 इज अबाउट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टॉपिक जो है, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में, तब आपसे बात की थी कि ये जो टॉपिक है इसका एक ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाना कि प्लान करना है फ्यूचर, हाउ टू अचीव योर फ्यूचर गोल्स। तो देखते हैं क्या फ्यूचर गोल से रिलेटेड है। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ए, डी और एन। ए का मतलब है आज आप कहाँ पे हो, एन का मतलब है आपको कहाँ जाना है, आपका जो गोल है वो क्या अचीव कर रहा है, और डी जो है, डी का मतलब है कितने स्टेप्स आपको लेने हैं, या फिर हर एक स्टेप आपका कितना लंबा होगा। तो अगर इसको इस तरीके से ध्यान में दिया जाए, ए यानी कि आपकी इनिशियल पोजीशन, एन यानी कि आपको जहां पहुंचना है, और डी वो पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स, किस तरीके से स्टेप्स आप लोगे। तो इसलिए ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द टर्म विच वी वांट टू फाइंड, एंड डी इज द डिफरेंस। डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है। इन तीनों लेटर को याद रखें, क्योंकि ये तीनों लेटर इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 3.1 और 3.2 ये जो 2 एक्सरसाइज है, क्विकली हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये इसमें बेसिकली है 3.1 जो है ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। Pn is equal to a plus n minus 1 d इस फॉर्मूला पे, विच इज द जनरल टर्म, जो कि जनरल फॉर्मूला है कोई भी टर्म फाइंड करने का, अगर वो AP में है। AP का मतलब अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है चेक करने के लिए सबसे इजी है, आपको 2 टर्म्स को, कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके देखना है उन दोनों में का डिफरेंस कॉमन है या नहीं। क्योंकि अगर d कांस्टेंट है तो उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर d कांस्टेंट नहीं है तो हम कहेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो आंसर इस फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ए, डी और एन। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस अमॉन्ग द consecutive terms of the arithmetic progression, और n है लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट वाली टर्म जो आपको ढूंढनी है। तो इसके जो क्वेश्चंस है इसमें आपको पूछा जाएगा, a दिया जाएगा, n दिया जाएगा, d फाइंड करना है, या इस तरीके से तीनों में से कोई भी 2 चीजें दी जाएगी और एक चीज आपको ढूंढ के निकालनी है। आपको फॉर्मूला यूज करना है Tn is equal to a plus n minus 1 into d।
3.2 की जब बात करते हैं, फिर से यही सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से आएंगे और वर्ड प्रॉब्लम में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो बेस है उसको यूज करके ए और डी फाइंड करना है। यानी कि वहां पे एक्स और वाई लेते थे, यहाँ पे ए और डी को फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि टीएन का फॉर्मूला जो है ये इस तरीके से आपको लिखने आना चाहिए कि अगर टी एन है तो ए प्लस एन माइनस वन डी है, तो इसी तरीके से टी फाइव अगर है तो ये होगा ए प्लस फोर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 4, T7 है तो हो जाएगा a प्लस 6t। इसी तरीके से कोई भी टर्म वो बोलते हैं, अगर वो कहते हैं T50 है तो इसको आपको लिखने आना चाहिए a प्लस 49d। यानी कि जो भी टर्म आपको ढूंढनी है उससे एक टर्म कम करके अगर आप लिख पाएंगे तो यहाँ पे इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को साथ में रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात है, आपको इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड आउट कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। सो इसको देखने के लिए 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 100 से, तो अगर हमारा 100 से शुरू होते हैं तो ए हो गया 100 और मैक्सिमम नंबर जो आएंगे वो 995 तो आने वाले, तो एन जो हो जाएगा मेरा लास्ट टर्म जो है यानी कि टी एन वो हो जाएगा 995 और इसके बीच में हमको 5 से नंबर डिविजिबल है इसलिए नेक्स्ट नंबर 105 110, इस तरीके से डी हो जाएगा हमारा 5। तो अभी कितने टर्म्स है ये ढूंढना है, यानी कि n की वैल्यू ढूंढनी है। टी एन लास्ट टर्म हमको पता है, यानी कि इसी फॉर्मूला को अगर लोगे तो ये हमको पता है, a हमको पता है, t हमको पता है, सिर्फ हमें पता करना है n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू हमको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 चीजें आपको दी जाएगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है। 3.1 और 3.2 का ये बेस। तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं 3.3 पे। 3.3 इट इज अबाउट सम ऑफ ऑल द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स, दैट इज एसएन। एसएन हमको फाइंड करना है, यानी कि जितने टर्म्स है, फॉर एग्जांपल अगर एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, दूसरी टर्म है 2, तीसरी टर्म है 3, चौथी टर्म है 4, तो इसका सम कितना होगा? तो 1 + 2 + 3 + 4 हमको करना है, इसका आंसर आता है 10। यानी कि सम ऑफ 4 टर्म्स कितना हो गया? 10। इसके लिए हमको सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि अगर हमको कहा जाए कि सारे टर्म्स अगर आपको दिए हैं उसकी टोटल करो तो हर एक टर्म की टोटल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, S1 2 3 4 हर एक में डिफरेंस है 1 1 का। अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 4, तो इसको अगर हम टोटल करेंगे 1 + 4 हो जाएगा 5 और हमको पहले 4 टर्म की टोटल निकालनी है, यानी कि 4 टर्म 4/2 करेंगे तो हो जाएगा 2। अगर इस 2 नंबर से अंदर आने वाली टोटल जो है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 10, यानी कि चारों नंबर की टोटल हो गई 10। तो सिंपल फॉर्मूला है, मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म जो था 1, लास्ट टर्म जो था 4, इसको टोटल किया और क्योंकि मुझे 4 टर्म की टोटल निकाली है यहाँ पे 4/2 यानी कि 2 × 5, सो आंसर इज 10। तो सिंपल फॉर्मूला है n/2, जितने टर्म्स की टोटल निकालनी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हमको इस्तेमाल करनी है जब हमको लास्ट टर्म पता नहीं है तब, तो सेम फॉर्मूला हम रिपीट इसको लिख सकते हैं। T1 का मतलब होता है a और Tn का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा हुआ है a + n - 1 d, तो ये a + a हो जाएगा 2a। तो सेम फॉर्मूला अगर दूसरे तरीके से याद रखना है तो होता है Sn = n/2 a + a 2a n - 1 d। बेसिक चीज है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 बाहर। ये एक तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। दूसरे तरीके का क्वेश्चन है इसमें जिसमें आपको 2 टर्म्स दिए जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 13 टर्म दी है, 15 टर्म दी है, दोनों टर्म आपको दिए है और आपको फाइंड करना है Sn, यानी कि एक कोई टर्म की टोटल। तो इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को a + a और d के फॉर्म में लिख लेंगे, दूसरे टर्म को a और d के टर्म में लिख लेंगे, इसको बनाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन और सॉल्व करके a और d की वैल्यू मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप Sn जो भी आपको चाहिए उसको फाइंड कर सकते हैं। एक और इसमें जो टाइप है जो क्वेश्चन 6 के बाद में आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 में, जिसमें थोड़ा सा स्पेशल तरीके के क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 टर्म नहीं दिए जाएंगे, इसमें आपको सिर्फ एक टर्म की सम दी है और आपको फाइंड करना है टर्म। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फंडामेंटल डिफरेंस है, इसमें 2 टर्म्स दिए है, फाइंड करना है सम
और इसमें सम दिया है और फाइंड करना है टर्म। जो एग्जांपल आपके बुक में है उसी को अगर हम लेते हैं, उसमें S55 हमको दिया हुआ है 3300 और फाइंड करने बोला है T28। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी टर्म लिखने आनी चाहिए इस तरीके से। अगर कोई बोलता है T28 तो वो हो जाएगा A प्लस 27D, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है A प्लस 27D, यानी कि आपको T28 फाइंड करना है, जिसका मतलब है A प्लस 27D फाइंड करना है। सेम वे S55 को अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा S55 इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 55 माइनस 1 हो जाएगा 54D। अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो हमको पता चलता है 55 ब्रैकेट में ये A प्लस 2 से डिवाइड करने पर 27D, यानी कि हमको फाइंड आउट जो करना है T28 वो अपने फॉर्मूला में अपने आप मिल जाता है A प्लस 27D, यानी कि यहाँ पे 3300 डाल के जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर A प्लस 27D का मिलेगा, जो हमको फाइंड आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसके बाद भी आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी स्टडीज में आपको हेल्प करेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच। हाय स्टूडेंट्स, सो होपफुली आपका अलजेब्रा का पेपर ये काफ़ी अच्छा गया होगा। आपने काफ़ी मेहनत की, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी अब ज्योमेट्री में हम किस तरीके से इस पे रिविजन करने वाले हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री। इन दो टॉपिक्स में फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन दो टॉपिक्स के हम लोग कुछ हिंट्स देखेंगे जिससे आप ये फॉर्मूले आसानी से ध्यान रख सकें। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। So, ट्रिग्नोमेट्री ये जो टॉपिक है इसमें हम जो कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका जो टेबल बनता है वो कैसे बनेगा, आइडेंटिटीज क्या होती है, कैसे वी कैन फाइंड रेशियोज और उसका एप्लीकेशन में कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। लेट्स सी, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वर्ड दे रहा हूं, उसको ध्यान में रखिए। ओशा छोटा, ओके, बिकॉज ये बहुत छोटा है इसलिए इसका नाम है ओशा छोटा। सो ओशा छोटा में जो लेटर्स है OSHACHOTA, ओशा छोटा, ये 9 लेटर्स का जो वर्ड है इसको ध्यान में रखोगे तो आपका साइन अगर देखोगे तो ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। C फॉर कॉस, कॉस हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टैन हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो इन एक वर्ड को ध्यान में रखने से आपके ये तीनों के तीनों रेशियोज ध्यान में रह जाएंगे। इसके बाद आपको सिर्फ देखना है टैन का हमेशा अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट। ओके, तो कॉट हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कॉट हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। नाउ ध्यान में रखने के लिए कि साइन का अपोजिट कौन है और कॉस का अपोजिट कौन है, एक छोटी सी ट्रिक है कि कॉस का अपोजिट कभी भी, इसका नाम सी से शुरू होता है इसलिए इसका अपोजिट जो है वो कभी भी सी से नहीं शुरू होगा, तो बचा क्या, सेक। और साइन का अपोजिट का नाम उसके एस से नहीं शुरू होगा तो बचा क्या, कॉसेक। तो साइन का अपोजिट है कॉसेक और कॉस का अपोजिट है सेक। इसमें जो कंफ्यूजन है कि कॉस का अपोजिट कभी भी सी से नहीं होगा और साइन का अपोजिट कभी भी एस से नहीं होगा। दूसरी बात, टैन का अपोजिट हमेशा कॉट होता है, वो इजीली हम याद रख सकते हैं बिकॉज टैन इज टेंजेंट एंड कॉट इज को टेंजेंट। ओके, सो नाउ गोइंग अहेड, इसका रेशियो बनेगा h अपॉन ओ और सेक का रेशियो बनेगा h अपॉन ए। इस तरीके से आप ये 6 रेशियोज ध्यान में रख सकते हैं। अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि साइन जो है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, कॉस जो है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन
sec, और tan जो है इसको लिख सकते हैं 1/cot। इस तरीके से इनवर्स भी आपके ध्यान में रहेंगे। तीसरी चीज हमको जो याद रखनी है वो है आइडेंटिटीज। नाउ आइडेंटिटीज कैसे बनानी है? आइडेंटिटीज हमारे पास 3 है। सबसे पहली जो आइडेंटिटी अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं तो तीनों आइडेंटिटीज आप अपने आप बना सकते हैं। सबसे पहला साइन जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये बेसिक आइडेंटिटी आप ध्यान में रखते हैं तो इसी पे से बाकी दोनों आइडेंटिटीज भी बन जाएंगी, और कंफ्यूजन जो है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस क्या आता है, टैन किसके साथ आता है, कॉट किसके साथ आता है, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए इसी आइडेंटिटी को अगर आप कॉस से डिवाइड करोगे तो हमको पता है साइन अपॉन कॉस करने पर हमको टैन मिलता है, और कॉस अपॉन साइन करने पर हमको कॉट मिलता है। ये दो चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन सकती है। साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसको अगर कॉस स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1/cos करेंगे तो 1/cos, अगर 1/sec इस कॉस है तो 1/cos हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये होगी दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी के लिए हमने एक बार इसको cos से डिवाइड किया, अभी इसी को हम sin से डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin हो जाएगा cot, और 1/sin हो जाएगा, जैसे 1/cosec है sin तो 1/sin हो जाएगा cosec। इस हिसाब से ये तीनों आइडेंटिटीज आप ध्यान में रहेंगे, और tan sec के साथ आता है, cot cosec के साथ आता है। यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो कि cot और cosec दोनों साथ है, c और c दोनों साथ है। बेसिक आइडेंटिटी ध्यान में रखिए, ये तीनों आइडेंटिटीज आपके ध्यान में आ जाएंगी। तीसरा, इसके अगला जो प्रॉब्लम इसमें आता है वो है फाइंडिंग रेशियोज। नाउ फॉर फाइंडिंग रेशियोज वी हैव 2 मेथड्स। सबसे पहले मेथड तो ये वाला चार्ट जो हमारे पास, ये जो सारी चीजें हैं आइडेंटिटीज और जो फॉर्मूलाज है, हम इसको ले सकते हैं, या दूसरा है आप सीधे पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज 12/13, सो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। सपोज इसको थीटा लेते हैं तो साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट हुआ 12 और हाइपोटेनस हुआ 13। लेकिन क्योंकि ये रेशियो होता है, ये कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमको 12k और 13k लेना पड़ेगा, और इसको फिर पाइथागोरस में रखकर हम 12k 13k और इसकी वैल्यू ढूंढ के निकालेंगे। तो सारे रेशियोज हम इन ओशा छोटा का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अगली जो चीज ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट है, ये टेबल, क्योंकि ये टेबल से आपको वैल्यूज फाइंड करने के लिए जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ साइन का टेबल इसमें याद रख सके तो पूरा टेबल अपने आप बन सकता है। देखते कैसे। साइन 0, देखिए शुरू होता है साइन 0 0 से और एंड होता है 1 पे। इसी तरीके से आप भी लिखिए साइन 0 0 साइन 90 1, और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। साइन 0 के बाद हो जाएगा हाफ, फिर हो जाएगा 1/√2 और फिर हो जाएगा √3/2। बस एक साइन की ये 5 वैल्यूज आपके ध्यान में है तो आप पूरा टेबल बना सकते हैं। कॉस में आपको सिर्फ पीछे से आना है 1 √3/2, 1/√2 अपनी जगह पे रहेगा, हाफ और 0। टैन, जैसे कि बताया, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो टैन की जगह पे साइन अपॉन कॉस 0/1 करेंगे तो हो जाएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√2 1/√2 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा सिर्फ √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सेक जो है, सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस, सो सेक को हम कॉस का उल्टा करके लिखेंगे। जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बनाएंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बनाएंगे। तो दिस इज 1/1 रिमेन्स 1, √3/2 becomes 2/√3, this becomes √2, 1/2 becomes 2, and 0/1 becomes 1/0. So this is 0/1, therefore it becomes 1/0, therefore not defined. Now cosec you can even write this way, or you can take from sine, that is 0/1 and that way. But because cos and sec are each inverse of each other, so you get cosec from
same way you write not defined 2 root 2 2 upon root 3 and 1. And cot, as we have seen, it is from, we can take from tan. So nd here, root 3 here, 1 here, 1 upon root 3 here, and 0 here. So this became your chart. Within 1 minute you can make this chart in your exam on the last page, and then you can refer back for your calculation. इसको आप calculation के लिए refer back कर सकते हैं. Last है application. Application में हमको दो चीजें important है, और दूसरी चीज जो है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पे होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ बेसिक प्रॉब्लम जो है, अगर समझो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक पर्सन टेरेस पे से नीचे खड़ी हुई बाइक को देख रहा है, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से. और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो ये होती है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी दिस. तो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं. तो इसको ध्यान में रखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ये वाला एंगल नहीं लेना है, बल्कि ये वाला एंगल लेना है. और ये एंगल वाला ढूंढने के लिए आपके लिए आसान है, क्योंकि इसके सामने जो एंगल है और ये दोनों एंगल सेम होते हैं. तो अगर यहाँ पे दिया है 30, तो ये हो जाएगा 60, तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है 60. इसके साथ आप ये सारी चीजें ध्यान में अगर रखते हैं एग्जाम में, जो कि सारी की सारी चीजें एक पेज पे आपको लिख के दी गई है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा. थैंक यू. इसी तरीके से ट्रेनिंग के वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको कंटिन्यूअस देखने हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए.